सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल HB सर क्लासेस में स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 क्रमबद्ध पढ़ा था। आज चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन व उससे रिलेटेड कुछ सम पढ़ेंगे। देखिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। निश्चित रूप से यहाँ पर आपको हर प्रश्न मिलेगा जो पेपर में आएगा, इसलिए अच्छे से आप विधिवत बस मेरे साथ लग जाइए। एक एक प्रश्न को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर ले रहे हैं। सभी प्रश्न परीक्षा में अवश्य यहाँ से छपेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है चैप्टर बहुपद, पॉलिनोमियल्स। क्या है बहुपद? देखिए बहुपद क्या है, सबसे पहले देखते हैं। बहुपद, बहुपद, बहु का मतलब क्या होता है? बहुत, और ये पद हो गया मतलब जिसके बहुत पद हों, जिसमें क्या है, जिसमें बहुत पद हों। या इसी तरह से इसका मतलब क्या है? पॉलिनोमियल। तो इसमें पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म, टर्म। तो मैनी टर्म मतलब बहुत पद। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या बताएंगे कि बहुपद की परिभाषा क्या लिखेंगे? बहुपद क्या है इसकी परिभाषा? समझ लीजिए इसकी परिभाषा को। बहुपद क्या है तो बताएंगे कि वे बीजगणितीय व्यंजक, क्या बताएंगे? वे बीजगणितीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो। देखिए समझिए क्या है बहुपद। क्या है कि वे बीजगणितीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो। तो अब देखिए यहाँ कई चीजें आ रही हैं जिन्हें आपको समझना है। यहाँ पर आया है बीजगणितीय व्यंजक, चर और पूर्ण संख्या। तो ये सब आपको समझना। पिछले क्लास में वैसे 9th में आप पढ़ चुके होंगे या पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर समझते हैं क्या है कि ये व्यंजक क्या है, चर क्या है, घात क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, इन सब के बारे में समझेंगे। जब तक ये आपको वर्ड नहीं समझ में आएंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम्स होंगी। तो समझिए सबसे पहले क्या है व्यंजक क्या है। देखिए सबसे पहले हम बता रहे हैं बहुपद। आपने समझा, हमने बहुपद की परिभाषा क्या बताई कि वे बीजगणितीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो। क्या है? हमने आपको बताया वे बीजगणितीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो। जैसे अब सबसे पहले समझ लीजिए, अब इसमें देखिए पद आया, सबसे पहले यहाँ पर आया है पद। तो पद देखिए क्या होता है, हम आपको इसको बता रहे हैं। तो पद का मतलब जैसे होता है, हमने ये लिख दिया, मान लीजिए ये लिखा है 5। क्या लिखा है? 5। तो ये हमारा एक पद है। यहाँ पर लिख दिया 2x, ये भी हमारा एक पद है। यहाँ पर लिख दिया 3x², ये भी हमारा एक पद है। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी पद है। ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। यानी जिसमें भी, जैसे देखिए ये पद हैं, अगर इनको सभी को जोड़ दिया जाए, इनमें सब में प्लस या माइनस कोई भी साइन लगा दिया जाए, चाहे प्लस का साइन लगाया जाए या माइनस का साइन लगाया जाए। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा दें या माइनस का लगा दें, कहीं पर बस यही 2 साइन लगाने, डिवाइड या इनटू का नहीं लगाना है। कहीं पर भी कोई, ये सारे पद है, हम इस तरह से कोई भी नंबर लिख दें, यानी ये पद होता है। पद का फॉर्म क्या होता है? तो पद का फॉर्म जो होगा, टर्म का फॉर्म होगा, वो पहले एक अचर आएगा। क्या आएगा? अचर होगा। फिर इसके बाद में
यहाँ पर कोई चर होगा, अभी हम आपको बताते हैं चर क्या होगा, और इसमें घात होगी। इस फॉर्म का कोई भी लिखा हुआ, इस तरह का कोई भी टर्म लिखा हुआ है तो समझ लीजिए वो आपका टर्म है या पद है। क्या है वो? पद है। यानी जैसे टर्म का मतलब क्या होगा, वो पहले अचर होगा। देखिए अचर है, ये यहाँ पर अचर है, और ये टर्म, फिर इसके बाद में ये चर है, और इसके ऊपर घात है। यहाँ पर घात, जब कुछ घात नहीं होती तो वहाँ पर वन घात मानी जाती है। यहाँ पर भी चर है, यहाँ पर कोई ना कोई हम लिख सकते हैं। यहाँ पर x के पावर 0 क्या लिख सकते हैं? 5x के पावर 0 लिख सकते हैं। जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, अर्थात 1 का मल्टीपल जब 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी इसी फॉर्म में लिखा हुआ है पद, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। चूंकि इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी एक पद है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इनको यदि प्लस माइनस में कर दिया जाए, कहीं पर भी कोई भी साइन लगा दिया जाए, चाहे प्लस का लगाया जाए या माइनस का लगाया जाए, तो वो हमारा व्यंजक हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यंजक हो जाता है। ध्यान से समझ लीजिए, कोई भी पद लिखा हो और यदि पद में प्लस माइनस कर दिया जाए, इन पदों को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, इनमें प्लस माइनस जोड़ दिया जाए, साइन का जोड़ दिया जाए, तो वहां पर वो क्या हो जाता है? व्यंजक हो जाता है। ये क्या हो जाता है? व्यंजक। और यदि वो जो व्यंजक लिखा हो, यदि वह व्यंजक लिखा हो, उस व्यंजक की जो घात हो, घात का मतलब क्या होता है? घात का मतलब ये पावर, जो हाईएस्ट पावर हो या कोई भी पावर हो, उसको हमें पावर देखनी है, केवल इसकी घात देखनी है कि इनकी जो घात में पावर में चढ़ा हो, उस पावर को हमें देखना हो, पूर्ण संख्या हो। क्या हो? अगर उसकी घात पूर्ण संख्या, तो ये आपका व्यंजक हमने बता दिया। सबसे पहले क्या व्यंजक पढ़ चुके थे, अब हम बहुपद बताने जा रहे हैं। तो बहुपद क्या है? बहुपद की परिभाषा ये बताएंगे कि इसकी पावर, जो इसकी घात जो हो, वो पूर्ण संख्या हो। तो सबसे पहले समझ लीजिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्या हम बता चुके हैं। आपने अगर हमारा पार्ट चैप्टर 1 का पार्ट 1 पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था वो, उसको अवश्य पढ़िए। यदि नहीं पढ़ा है आप डिस्क्रिप्शन में उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, यानी 0 से लेकर ये जो संख्याएं होती हैं अनंत तक की संख्याएं, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। और घात, ये हमने बताया, ये घात का मतलब ये होती है जो इनके पावर में चढ़ी होती है, जिसको हम पावर बोलते हैं। तो इस तरह की इसकी घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 0 है, यहाँ पर जो चर की घात क्या है? 0 है, यहाँ पर चर की घात 1 है, यहाँ पर चर की घात 2। अभी देखिए चर अचर क्या है, पहले इसी को समझ लीजिए, चूंकि बार बार ये शब्द आ रहा है चर अचर। तो चर अचर क्या है? चर क्या होता है और अचर क्या होता है? जैसे ये लिखा हुआ 5, ये 2, ये 3, ये जो भी अंक होते, जो संख्याएं होती हैं, ये सभी अचर होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। अचर का मतलब होता है कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू फिक्स हो, कभी ना बदले, वो कहलाते हैं अचर। क्या कहलाते हैं? अचर। और जिनकी चर का मतलब होता है वेरिएबल, जिनकी वैल्यू बदलती रहे, जिनका मान हमेशा बदलता रहे, फिक्स ना हो, वो कहलाते हैं चर। क्या कहलाते हैं? चर। तो चर अचर आप समझ गए। चर अचर का मतलब कांस्टेंट वैल्यू, जो कभी ना बदले, फिक्स हो, वो कहलाते हैं अचर। और चर का मतलब वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, बदलती रहे हमेशा। ठीक है, तो इस तरह से x हो गया, या वहाँ पर कोई भी y आ जाती, जैसे भी हम सॉल्व करते, कोई भी इक्वेशंस निकालते या कुछ भी निकालते हैं, तो x y की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। हमेशा कभी कुछ आती है तो कभी कुछ आती है। तो x की वैल्यू यहाँ पे बदलती रहेगी, लेकिन 5 2 3 एज इट इज रहेंगे। तो ये जो हमारा 5 है, यहाँ पर अगर पद के रूप में पूछा जाएगा तो केवल इसमें कांस्टेंट टर्म जो पूछा जाएगा तो 5 होगा। क्या होगा? कांस्टेंट पद, यानी जो अचर पद अगर पूछा जाएगा, ये जो हमारा व्यंजक दिया हुआ है या ये जो बहुपद दिया हुआ है, तो इसमें यदि अचर पद पूछा जाएगा तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 या 5 हो जाएगा। हम पढ़ क्या रहे थे? अब देखिए, बहुपद और व्यंजक बताने जा रहे थे। तो ये जो आपका लिखा हुआ है, ये व्यंजक भी है और बहुपद भी है। अब इसे समझना है, व्यंजक और बहुपद क्या है। तो हमने बताया क्या है कि बहुपद क्या है कि जिसकी पावर हमें देखना, चर की घात देखनी है। यहाँ पर क्या है? चर की घात पूर्ण संख्या हो। यदि चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद है। क्या है? और व्यंजक तो है ही, यानी व्यंजक तो सभी होंगे। व्यंजक कौन कौन से होंगे और बहुपद क्या होंगे वो देखना है।
तो ये आपका बहुपद है। अब अगर यहाँ पर लिख दिया जाए 3 माइनस 2x और प्लस यहाँ पर लिख दें 5x के पावर, यहाँ पर लिख दें या यहाँ पे रूट लगा देते हैं या इसके पावर 1/2 लिख दें। इस तरह से मान लीजिए रूट x लिखा हुआ है। ये एक इक्वेशन दी हुई है, सॉरी ये दिया हुआ है एक, इसे कहेंगे व्यंजक। इसे क्या कहेंगे? व्यंजक कहेंगे, लेकिन इसे बहुपद नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसकी घात जो आई हुई है, देखिए यहाँ पर चर की घात 0 है, यहाँ पर चर की घात 1 है, लेकिन यहाँ पर चर की घात 1/2 है। रूट का मतलब है इसके घात में 1/2 है। तो जब यहाँ पर चर की घात में 1/2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, जब ये पूर्ण संख्या नहीं है अर्थात वह एक क्या हो गया? बहुपद नहीं होगा, लेकिन व्यंजक होगा। तो ये आपका बहुपद है। ये क्या है? बहुपद भी है और व्यंजक भी है। इसे बहुपद भी कहेंगे और व्यंजक भी कहेंगे। ठीक है, बहुपद भी है, व्यंजक भी है। अब ये क्या है? ये बहुपद आपका नहीं है, ये बहुपद नहीं है, केवल व्यंजक है। क्या है? ये केवल आपका व्यंजक है और बहुपद, ये बहुपद भी है, व्यंजक भी है। और ये व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये व्यंजक तो है। क्यों? व्यंजक हमने बताया ये टर्म हो अलग अलग प्लस माइनस में ऐड कर दिए जाएं, तो इस तरह के पदों को अगर जोड़ दिया जाए तो वह व्यंजक बन जाता है, लेकिन वह बहुपद नहीं है। तो ये आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। हमें देखना है केवल चर की घात। यदि चर की घात में केवल यही नंबर होने चाहिए, कोई भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, अगर चर में कोई पूर्ण संख्या है तो ही वह बहुपद है, अन्यथा वह बहुपद नहीं है। और व्यंजक होगा। तो इस तरह से हम देख लेंगे, जो बहुपद होगा व्यंजक तो होगा ही, जो बहुपद होगा वो भी व्यंजक होगा, और जो अलग अलग पदों में चाहे जैसा हो उसकी पावर में, चाहे पूर्ण संख्या हो या परिमेय संख्या हो या कोई भी संख्या हो, तो वह व्यंजक होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से हमने देखा व्यंजक और बहुपद। ठीक है, अब हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए इसके बाद में आगे बता रहे हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। बहुपद हो गया। अब देखते हैं बहुपद की घात। देखिए बहुपद की घात क्या होती है। जैसे आपसे पूछा गया बहुपद की घात, बहुपद हो गया। आप देखते हैं बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात या इसी को कोटि कहते हैं या डिग्री कहते हैं, कोटि हो जाएगा, या इसी को डिग्री कहते हैं। तो क्या होती है डिग्री? बहुपद की घात क्या होती है, कोटि क्या होती है, या डिग्री क्या होती है, देखते हैं। तो अब इसके लिए क्या हम देखते हैं, जैसे ही हमारा एक बहुपद लिखा हुआ है, ठीक है, तो बहुपद जब जो बहुपद दिया हो उस बहुपद की हम घात देखने के लिए उसका हाईएस्ट पावर देखते हैं। क्या देखते हैं? हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो जैसे इस वाले में अगर ये बहुपद दिया हुआ है, हमने बताया ये तो बहुपद है नहीं, ये आपका बहुपद है। तो इस बहुपद में जिसमें जो बहुपद नहीं होगा उसकी घात नहीं होगी, उसकी डिग्री नहीं होगी, अर्थात इसकी कोई डिग्री नहीं होगी। जो बहुपद होगा उसी में डिग्री होगी। तो ये चूंकि बहुपद है और इसकी अगर डिग्री पूछी जाएगी तो इसकी डिग्री 2 होगी। क्या होगी? डिग्री 2, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। तो जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसकी डिग्री होगी, इतना हमें याद रखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 3x³ + 2x² + 3x और -5। ये एक इक्वेशन दी हुई है, सॉरी ये एक बहुपद दिया हुआ है। क्या है? ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर हम देख रहे हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, सभी जो हैं वो पूर्ण संख्या हैं। इसलिए ये हमारा क्या है? एक होल नंबर में दी हुई है, अर्थात ये सभी जो है ये हमारा एक बहुपद है। हमने ये तो देख लिया कि ये हमारा बहुपद है। अब जब बहुपद है इसकी डिग्री लिखना है हमें। क्या लिखना है? डिग्री। तो इसकी जो घात होगी तो इसमें घात क्या हो जाएगी? तो इसमें घात = इसकी हो जाएगी क्या? अब देखते हैं हम इसकी अधिकतम पावर क्या होती है, हाईएस्ट पावर क्या है? तो हाईएस्ट पावर है 3। क्या है हाईएस्ट पावर? 3। तो इसकी घात हो जाएगी 3। बस इतना देखना है। ठीक है, तो जो बहुपद होगा उसी की घात होगी। और जैसे इसमें पूछा जाए तो इसमें कोई भी घात नहीं होगी, इसकी कोई डिग्री नहीं होगी, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। जब बहुपद ही नहीं है तो उसकी घात ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया बहुपद की डिग्री या बहुपद की घात। अब देखिए
इसमें गुणांक कैसे निकाला जाता है, अगर गुणांक पूछा जाए, ठीक है, बहुपद का गुणांक, बहुपद का शून्यक, देखिए इन चीज़ों को समझ लीजिए जो बार बार पूछे जाएंगे। तो क्या है, अब बहुपद का गुणांक क्या होता है, जैसे गुणांक निकालना हो, इसमें एक्स क्यूब का गुणांक पूछा जाएगा। ये एक मान लीजिए लिखा हुआ है बहुपद, इसमें पूछा जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, उसी को कोएफिशिएंट कहते हैं। तो एक्स क्यूब का गुणांक तो हो जाएगा 3, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 2, एक्स का गुणांक 3। तो इस तरह से इनके गुणांक अगर पूछे जाते हैं तो साइन के साथ लिखना है। उनका साइन अगर यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, जैसे, और देखिए इसमें भी लिखेंगे एक्स क्यूब का गुणांक लिखना है। अगर क्या लिखना है, एक्स क्यूब का यदि गुणांक पूछा जाता है तो एक्स क्यूब का गुणांक यदि इसमें पूछता है तो एक्स क्यूब का गुणांक इक्वल टू हो जाएगा 3। अगर पूछता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या पूछता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछता है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा क्या, 2। अगर यहाँ पर माइनस लगा होता तो -2 लिख देते, साइन के साथ लिखना होता है। तो इस तरह से हम इनके गुणांक लिख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, इस तरह से इनके गुणांक लिखते हैं। अगर कोटि पूछी जाए या घात पूछी जाए तो ऐसे लिख देते हैं, उसका हाईएस्ट पावर और गुणांक। अब हम आगे आपको बता रहे हैं इसका शून्यक और इसके आगे बारे में बताते हैं, प्रकार बताते हैं बहुपद के, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। बहुपद का शून्यक क्या है, का शून्यक। देखिए शून्यक क्या होते हैं, शून्यक का मतलब वो होता है कि जब बहुपद में वो वैल्यू रखी जाए जिस वैल्यू को रखने से बहुपद का मान शून्य हो जाए। यदि जिस मान को रखने से बहुपद का मान शून्य हो जाए तो वो शून्यक कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5x² और -5, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर यदि हम x की वैल्यू 1 ले लें, क्या ले लें, x = 1 ले लें, तो जब x = 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 का मल्टीपल 5 में करेंगे। जैसे यहाँ पर ले लिया 5 और इंटू यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और -5 तो = 5 - 5 तो क्या आ जाएगा, = 0 आ जाएगा। तो यानी x का मान 1 लेने से ये बहुपद जो है, इस बहुपद का मान 0 हो जाता है। अर्थात इस बहुपद का मान 0 कब हुआ, जब हमने x का मान 1 लिया। तो इसलिए ये जो 1 है वो इस बहुपद का शून्यक है। बस ये चीज़ समझनी है, ठीक है। क्या है कि जिस बहुपद में, यानी जो मान रखने से, जैसे हमने देखा ये बहुपद हमारा एक दिया हुआ था, इस बहुपद में ये जो चर राशि हो, कोई भी जो चर राशि हो, उस चर राशि का मान रखने से, जो मान रखने से उस बहुपद का मान शून्य हो जाए तो वह मान शून्य कहलाता है उस बहुपद का। तो ये जो हमारा 1 है इस बहुपद का शून्यक है। तो इस तरह से हम समझ लेंगे किसी भी बहुपद का शून्यक हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, मान लीजिए 2x - 2 ले लिया, मान लीजिए, चलिए यही ले लेते हैं, एक तरह से एग्जाम्पल ले लिया, बस समझ लीजिए आप कैसे समझना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x = यहाँ पर भी, या यहाँ पर +1 ले लेते हैं, +2 ले लिया हमने, ठीक है, ये 2x + 2 ले लिया। अब यहाँ पर x का हम क्या मान रखें कि ये 0 हो जाए। तो हम अगर x = -1 ले लें, क्या ले लें, x = -1 ले लें, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × -1 और +2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 + 2 = 0 आ जाएगा। अर्थात क्या आ जाएगा, इसको हम, जो ये बहुपद होते हैं, एक चीज़ और समझ लीजिए कि बहुपद को px से डिनोट करते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं px। तो ये px = ये मान लीजिए बहुपद को हम px से लिखते हैं। तो याद रखना है कि px = मान लीजिए ये दिया हुआ है
तो ये बहुपद एक हमारा ये दिया हुआ है, इस बहुपद में हमने x का मान रखा -1। क्या रखा? तो जब इस बहुपद में x का मान -1 रखा तो -1 रखने से इस बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो जिस मान को अर्थात -1 मान इस बहुपद में -1 रखने से इस बहुपद का मान 0 हो गया, अर्थात -1 इस बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम शून्यक देखते हैं, बहुपद का शून्यक क्या है। अब देखते हैं हम बहुपद के प्रकार। क्या देखते हैं? बहुपद के प्रकार। देखिए बहुपद के प्रकार। देखिए एक तो हम देख लेते हैं पद के आधार पर या पद के अनुसार। पद के अनुसार एक हो जाता है घात के अनुसार, और एक होता है चर के अनुसार। तो देखिए बहुपद के प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे बता सकते हैं, इसमें लिखेंगे पद के अनुसार, यानी एक पदीय बहुपद क्या होते हैं? एक पदीय व्यंजक या एक पदीय बहुपद क्या हो जाते हैं? तो एक पदीय मोनोमियल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? एक पदीय, द्विपदीय, बाइनोमियल, त्रिपदीय, ट्राइनोमियल, तो ये एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ये मुख्य रूप से यही होते हैं। बाकी तो बहुपदी हो जाते हैं। ठीक है, जब अन्य पद और आगे आते हैं, ठीक है, जिनमें एक पद हो। एक पदी का मतलब जिसमें एक पद हो, जैसे 2 ले लीजिए, 2x ले लीजिए, 5x² ले लीजिए, तो इनमें सब में क्या है? एक पद। ये भी एक पद, ये भी एक पद, ये सभी एक पदी हैं। तो इस तरह से ये एक पदी हो गए। अब द्विपदी का मतलब जैसे ये ले लिया 2x + 5, जहाँ पर प्लस या माइनस आए, 3x² - 6, तो इस तरह से ये दो पद, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। प्लस या माइनस जहाँ से ऐड होता है, या प्लस हो या माइनस हो, वहाँ से इस पद को अलग करता है। तो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। इसी तरह से एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तो द्विपदी ये भी हो गया और द्विपदी इसमें ये भी हो गया। तो जिसमें दो पद हों तो वह द्विपदी कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विपदी। अब देखिए त्रिपदी क्या है, तो त्रिपदी के लिए देखते हैं इसमें 3 पद होंगे। तो इसी तरह से जैसे ये हो सकता है 2x² + 3x + 5, तो इसमें देखिए 3 पद हैं, ये त्रिपदी है। ax² प्लस का bx प्लस का c, तो इसमें भी देखिए 3 पद हैं। तो इस तरह का कुछ भी लिखा हो तो समझ लीजिए त्रिपदी। 1 2 3, 1 2 3, जहाँ से प्लस या माइनस होता है वहाँ से जरूरी नहीं कि प्लस ही हो, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो इस तरह से ये त्रिपदी हो गया। ये एक पद, ये सभी एक पदी हैं, ये द्विपदी हैं और ये त्रिपदी हैं। तो इस तरह से ये हम एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी देखते हैं। अब घात के अनुसार देखिए, तो बहुपद के प्रकार अब घात के अनुसार देखेंगे तो क्या हो जाएंगे? घात के अनुसार लेंगे तो ये हो जाते हैं। अब ये होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? नंबर 1 हो जाता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। दूसरा हो जाता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तीसरा हो जाता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद मुख्य रूप से यही होते हैं। बाकी चतुष्घाती भी हो जाता है और आगे हो जाते हैं, लेकिन आपको केवल यही मेन रूप से पढ़ना है। मेनली यही बताए जाते हैं, यही आते हैं। देखिए तो क्या है रैखिक बहुपद क्या है?
तो रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसकी अधिकतम घात 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो वह रैखिक बहुपद कहलाता है, और जिसकी डिग्री 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है, जिसकी डिग्री 3 हो या घात 3 हो अधिकतम तो वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसा ये हो गया 2x + 5, तो यहाँ पर क्या है, इसकी अधिकतम घात 1 है, चर की घात देखी जाती है, तो जिसकी घात अधिकतम 1 हो वह रैखिक बहुपद कहलाता है, जिसकी घात अधिकतम 2 हो 2x² + 7, यही ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बस अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, जिसकी अधिकतम घात 2 होगी वह द्विघात बहुपद होगा, जिसकी अधिकतम घात 3 होगी ax³ + bx² + cx + d, कुछ भी ले लीजिए, अधिकतम घात 3 होनी चाहिए, तो जिसकी अधिकतम घात 3 होगी वह त्रिघात बहुपद होगा। तो इस तरह से आप बता देंगे एक रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। समझ गए? जिसकी अधिकतम घात 1 हो, इसमें देखिए अधिकतम घात 1 है तो ये रैखिक बहुपद हो गया, जिसकी अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात बहुपद हो गया, जिसकी अधिकतम घात 3 हो वह त्रिघात बहुपद हो गया। इसी तरह से आगे देखते जाते हैं। और देखिए अगला क्या है, चर के अनुसार। अब चर के अनुसार क्या होते हैं, एक चर वाले बहुपद, द्विचर वाले बहुपद, और देखिए एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद। देखिए क्या है, एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद, दूसरा है द्विचर वाले बहुपद, द्विचर वाले बहुपद, और लिख सकते हैं अनेक चर वाले बहुपद, अनेक चर वाले बहुपद। तो एक चर वाले बहुपद का मतलब वे बहुपद होते हैं जिनमें एक चर होता है, जैसे 2x² + ax + 5, इसमें एक ही चर है। चर का मतलब ये x, ये जो चर आया है वो एक ही आया है। ये अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x ही है, तो वो एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आ जाता 2xy + 3x, तो इस तरह से ये जो आया है इसमें दो चर वाले बहुपद हैं। यहाँ पर x भी आया है और y भी आया है, तो ये दो चर वाले समीकरण, दो चर वाले बहुपद कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? दो चर वाले बहुपद। इसी तरह से अगर अनेक चर वाले बहुपद लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में, तो इसके एग्जाम्पल में दिखा सकते हैं अनेक चर, यानी इसमें केवल दो चर आए हैं, x और y आया है, इसमें केवल x ही आया था। अब इसमें क्या आएंगे, उससे भी अधिक आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? जैसे यहाँ पर और अधिक चर आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा xyz प्लस 2xyz प्लस ये आ जाएंगे 2ps। इस तरह के मतलब अनेक चर वाले बहुपद आ जाएंगे, यानी अनेक चर आएंगे, कोई भी चर हो सकते हैं। तो इस तरह से अनेक चर वाले जो आ जाएंगे तो एक से अधिक आ जाएंगे, यानी दो से अधिक आ जाएंगे। जब दो से अधिक चर वाले आ जाएं तो उन्हें अनेक चर वाले बहुपद कह सकते हैं। तो इस तरह से आप बता देंगे कि एक चर वाले यानी एक पदी, इनको तीन प्रकार से बांटा गया है। एक बार फिर समझ लीजिए बहुपद के प्रकार। पदी के अनुसार एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। घात के अनुसार रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। चर के अनुसार एक चर वाले, द्विचर वाले और अनेक चर वाले बहुपद। ठीक है, इस तरह से आपने ये बहुपद के प्रकार पढ़ा। आगे देखिए, अब हम बताएंगे अगला नेक्स्ट क्या है। देखिए, हाँ देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद का व्यापक रूप। देखिए बहुपद का व्यापक रूप क्या है। बहुपद का व्यापक रूप का मतलब होता है जो बहुपद दिया हो वो हमारा उसकी जो घात हो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, घटते क्रम में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3x क्यूब। ये देखिए लिखा हुआ है, तो क्या इसे बहुपद का व्यापक रूप कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। इसे बहुपद का व्यापक रूप नहीं कह सकते हैं। हमने बताया बहुपद का व्यापक रूप का मतलब क्या है
कि इसे घात के घटते क्रम में लिखेंगे। सबसे अधिक घात किसकी है? इसकी है, फिर इससे कम इसकी है, फिर इस पद की है, लास्ट में इस पद की है। ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 घात है, इसमें घात 0 है। चर की घात देखते हैं हम। ठीक है, तो चर की घात देखते हैं। सबसे अधिक किसकी है? इस पद की है, इसके बाद में इस पद की है, इसके बाद में इस पद की है, और सबसे कम घात इस पद की है। तो हम इसी क्रम में लिखेंगे, अर्थात हम इसको अगर व्यापक रूप लिखेंगे, इसका व्यापक रूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका व्यापक रूप होगा, ये जो समीकरण हमारा दिया हुआ है, इस समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा? ये जो हमारी क्वेश्चन दी हुई है, ये जो बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद का जो व्यापक रूप होगा वो व्यापक रूप होगा 3x³ प्लस 3x² प्लस का 2x और -5। ये इसका हो जाएगा व्यापक रूप। क्या हो जाएगा? तो इस तरह से अगर व्यापक रूप लिखना है तो व्यापक रूप का मतलब होता है कि हमें उसके घात के घटते क्रम में लिखते हैं। किस क्रम में लिखते हैं? घात के घटते क्रम में लिखते हैं। आइए अब देखते हैं व्यापक रूप से जिस तरह के सब बनते हैं तो क्या है इसका व्यापक रूप क्या होता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक होता है तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, इस फॉर्म में दिया हो, यानी ax² प्लस bx प्लस c, ये एक बहुपद दिया हुआ है। ये हमारा एक बहुपद दिया हुआ है और इसके शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ये बहुपद का व्यापक रूप हमारा दिया हुआ है। ये बहुपद का व्यापक रूप दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, और इसका हमें ज्ञात करना है इनके शून्यकों का योगफल। क्या ज्ञात करना है? शून्यकों का योगफल। इनके फार्मूले याद कर लीजिए, ये फार्मूले सम जब सॉल्व करेंगे तो यूज होंगे। तो क्या है? शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल, इनके मूल भी यही कहे जाते हैं। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल का मतलब क्या हो जाता है? यानी -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू -x का गुणांक अपान x² का गुणांक। इसी तरह से इसके गुणनफल का फार्मूला देखेंगे तो गुणनफल का अगर ज्ञात करना हो तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल तो -x का गुणांक आप जानते हैं। अगर लिखना चाहेंगे इसमें तो इसका गुणांक निकले, अगर लिखना चाहें -x का गुणांक तो इसमें -x का गुणांक क्या हो जाएगा? तो माइनस आ जाएगा b, क्या आ जाएगा? -b अपान x² का गुणांक, तो x² का गुणांक आ जाएगा a। तो शून्यकों का योगफल -b/a, इस तरह से भी लिखते हैं। ये आ जाता है चाहे -x का गुणांक अपान x² का गुणांक या इज इक्वल टू -b/a, यदि इस फॉर्म में यदि बहुपद दिया हुआ है तो। अब शून्यकों का गुणनफल यदि निकालना है तो हो जाता है अचर पद। क्या हो जाता है? अचर पद, अचर पद अपान x² का गुणांक। ये फार्मूला है जो आपको तैयार करने हैं। तो इज इक्वल टू अचर पद अपान x² का गुणांक, तो अचर पद क्या हो जाता है? तो अचर पद हो जाता है आपका c दिया हुआ है यहाँ पे, और x² का गुणांक a। तो इस तरह से ये आ जाता है अचर पद 7 और x² का गुणांक ये a दिया है तो c/a। अब यदि यहीं पर इनके शून्यक अगर दे दिए जाएं कि मान लीजिए कि ax² प्लस bx प्लस c, इनके शून्यक अल्फा बीटा हैं, क्या दे दिया जाए? यदि दे दिया जाए कि ax² मान लीजिए ये दिया हुआ है आपका बहुपद ax² प्लस bx, ये हो गया टॉपिक। अब सेकेंड टॉपिक मान लीजिए ये दिया हुआ है कि ax² प्लस bx प्लस c, ये एक बहुपद दिया हुआ है के शून्यक अल्फा बीटा हैं, ये दे दिया गया। मान लीजिए इनके शून्यक जो हैं वो अल्फा बीटा हैं। तब आपको ज्ञात करना है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा? शून्यकों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा? तो अल्फा प्लस बीटा
तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फिर फार्मूला वही लगाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का बी बाई ए, तो क्या आ जाएगा माइनस का बी बाई ए। इसी तरह से यदि अल्फा इंटू बीटा तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो यानी अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात सी बाई ए, क्या हो जाएगा तो सी बाई ए। तो इस तरह से यदि ये आपका बहुपद दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य के अल्फा बीटा दे दिए जाते हैं, तो उसका योगफल पूछा जाए, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो इस तरह से ये हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट बताते हैं, जब ये अभी तो आपने पढ़ा जब ये क्वाड्रेटिक में दिया हो, क्वाड्रेटिक में दिया हो ये बहुपद, लेकिन जब क्यूबिक में दिया हो यानी इसकी पावर जब अधिकतम 3 दी हो, तब किस तरह से ये फार्मूले यूज होते हैं वो बताने जा रहे हैं आपको। देखिए हाँ देखिए, अब यदि क्यूबिक फॉर्म में दिया हुआ है बहुपद जो है हमारा क्यूबिक फॉर्म में दिया है, यानी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में दिया है कि शून्य को अल्फा बीटा गामा है, ये मान लीजिए दे रहा है अल्फा बीटा गामा हैं, ये इनके शून्य दिए हुए हैं, ये मान लीजिए इस तरह से दे दिया गया अल्फा बीटा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य के अल्फा बीटा गामा हैं। तो अब हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो फार्मूला हो जाता है यानी माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, या इसी को लिख सकते हैं माइनस का बी बाई ए। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा बी और एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा ए, तो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसी तरह से अब इनका गुणनफल निकालते हैं, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अपान एक्स क्यूब का गुणांक इज इक्वल टू, अब एक्स का गुणांक क्या है, तो आ जाता है सी अपान एक्स क्यूब का गुणांक ए, तो ये हो जाता है सी बाई ए। क्या हो जाता है, सी बाई ए। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। इसी तरह से अब निकालना है आपको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, तो क्या हो जाता है, अब ये हो जाता है अचर पद, क्या हो जाता है इज इक्वल टू अचर पद अपान एक्स क्यूब का गुणांक, इज इक्वल टू, अब अचर पद क्या है, तो अचर यहाँ पर माइनस में रहता है, माइनस का अचर पद अपान एक्स क्यूब का गुणांक, तो अचर पद क्या दिया हुआ है, तो अचर पद दिया हुआ है डी, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का डी अपान एक्स क्यूब का गुणांक ए। तो इस तरह से ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस का डी बाई ए। तो ये फार्मूले अब आप जब सम सॉल्व करेंगे तो इन पर इनका यूज होगा। तो आज का वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले पार्ट में हम इनसे रिलेटेड सम आपको कराएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेंगे, इसलिए आप हमारे साथ लगे रहें। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी इससे जोड़ें। अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें, मेहनत करें, मेहनत के साथ पढ़ाई करें।